हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए 6 सेम के प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस इस प्ले के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ये नाटक विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसके टेक्स्ट के ट्रांसलेशन की ये पहली वीडियो है, इसलिए हम इसके टेक्स्ट को एक्ट 1 और सीन 1 से ही शुरू करेंगे। एक्ट 1 और सीन 1 की जहाँ तक समरी की अगर हम बात करें तो ये सीन वेनिस शहर में सेट किया गया है। वेनिस शहर की किसी गली का सीन है। इस गली में इस नाटक के 3 पात्र एंटोनियो, सैलारिनो एंड सलैनियो, ये तीनों पात्र होते हैं। स्टार्टिंग में ही फर्स्ट सीन में ही एंटोनियो को उदास दिखाया गया है। इसके ये दोनों मित्र सैलारिनो एंड सलैनियो, ये दोनों एंटोनियो से पूछना चाहते हैं कि आप उदास क्यों हो। एक्चुअली दे वांट टू नो द रीज़न ऑफ फ्रॉम एंटोनियो कि वाई आर यू सो सैड, आप इतने उदास क्यों हो। दे आस्क एंटोनियो, बट एंटोनियो उनको कोई भी सही सा रीज़न नहीं दे पाता कि वह उदास क्यों है, बल्कि वो कहता है कि खुद मुझे अपनी उदासी की वजह का पता नहीं है। ये उदासी मुझे कहाँ मिली, कैसे मेरे साथ जुड़ी और ये उदासी कहाँ से जन्म लेती है, आई डोंट नो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता कि मैं उदास क्यों हूँ। ये सैलारिनो और सलैनियो दोनों पात्र अपना अपना एस्टिमेट लगाते हैं कि एंटोनियो इसलिए उदास है। ये कहते हैं एंटोनियो, आप इसलिए उदास हो क्योंकि आपको अपने व्यापार की बहुत ज़्यादा चिंता है। आपने व्यापार में बहुत बड़ी मात्रा में धन इन्वेस्ट किया है, पैसे लगाए हैं और आपके जहाज़ विदेशों से माल लेकर आ रहे हैं। तो हो सकता है आपके माइंड में ये समस्या हो या ये चिंता हो कि मेरे जहाज़ सामान लेकर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे या रास्ते में डूब जाएंगे। तो इस प्रकार की चिंता है आपके मन में और इसलिए यू आर सो सैड एंटोनियो। वो एंटोनियो को कहते हैं कि आप अपने व्यापारिक गतिविधियों को लेकर ही चिंतित हो, इसलिए आप उदास हो। लेकिन एंटोनियो उनके इस ख्याल को रिजेक्ट कर देता है, इस विचार को रिजेक्ट कर देता है कि मैं अपने व्यापार की वजह से उदास नहीं हूँ, बिकॉज़ कि मैंने अलग अलग दिशाओं से सामान मंगवाया है, तो अलग अलग दिशाओं से मेरे जहाज़ आ रहे हैं। अगर एक दिशा में कोई प्रॉब्लम होती भी है समुद्र में, तो दूसरी दिशाओं के जहाज़ मेरे ठीक ठाक पहुंच जाएंगे, इसलिए मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने सारा का सारा जो इन्वेस्ट किया है पैसा, वो एक जहाज़ में नहीं किया, अलग अलग जहाज़ में इन्वेस्ट किया है। दूसरी वजह ये कहता है कि इस साल की जो मेरी बचत, जो मुनाफा, जो लाभ मुझे होना था, केवल मेरा ये ही लाभ नहीं है, मैंने पिछले वर्षों में भी धन कमाया है और इसलिए इस वर्ष पर मेरा सब कुछ निर्भर नहीं करता। दूसरी बात, मेरी कोई हानि आज तक व्यापार में ऐसी बड़ी हानि नहीं हुई है, इसके लिए तो मैं अपनी किस्मत को धन्यवाद देता हूँ। मेरी व्यापार के मामले में किस्मत साथ देती है, इसलिए आई एम नॉट सैड फॉर माई बिजनेस एक्टिविटीज़। मैं बिजनेस व्यापारिक गतिविधियों को लेकर उदास या चिंतित नहीं हूँ। तो फिर सैलारिनो एंड सलैनियो कहते हैं, अगर आप बिज़नेस को लेकर उदास नहीं हो तो 100% फिर आपको प्यार हो गया है। एंटोनियो इस आइडिया को भी रिजेक्ट कर देता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी से प्यार नहीं कि आप शर्म करो। तो ये दोनों मजाक करते हैं, अरे वाह, आप प्यार की वजह से भी नहीं, व्यापार की वजह से भी नहीं उदास हो, तो फिर आपकी वजह क्या है। तो आप इसका मतलब बिना बात के ही उदास हो। तो आप हंसो, उछल कूद करो, जोश में रहो, खुशी मनाओ और फिर कहो, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं उदास नहीं हूँ। जैसा कि अब आप कह रहे हो कि मैं इसलिए उदास हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ। आपके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, न तो खुशी मनाने का, नहीं उदास होने का। तो एटलीस्ट आप हैप्पी रहिए, न कि आप सैडनेस को अपने ऊपर हैवी होने दें। जब तक ये बातें चल रही थी तो सामने से एंटोनियो का एक क्लोज़ फ्रेंड ग्रेसियानो अपने 2 दोस्तों के साथ, जिनका नाम है लोरेंजो और एंटोनियो का जो क्लोज़ फ्रेंड है उसका नाम ग्रेसियानो नहीं बसानियो है। इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट भी है। एंटोनियो का क्लोज़ फ्रेंड बसानियो अपने 2 दोस्त ग्रेसियानो और लोरेंजो को लेकर वहाँ पर आ जाता है। जब सैलारिनो एंड सलैनियो बसानियो को आता देखते हैं कि बसानियो आ रहा है, उसके साथ लोरेंजो और ग्रेसियानो भी है और इनको पता है एंटोनियो एंड बसानियो आर क्लोज़ फ्रेंड, तो इसलिए सैलारिनो एंड सलैनियो ये दोनों कहते हैं एंटोनियो से कि आपका क्लोज़ फ्रेंड आ गया है, इसलिए अब हम आपको बेटर कंपनी में छोड़कर जाते हैं और हमारा समय हो गया है जाने का। ये दोनों निकलते हैं और एंट्री होती है दूसरे 3 पात्रों की, जिनके नाम है बसानियो, जो कि एंटोनियो का क्लोज़ फ्रेंड है, इस नाटक का प्रोटैगनिस्ट भी है, और उसके फ्रेंड लोरेंजो और ग्रेसियानो की। सैलारिनो एंड सलैनियो तो निकल जाते हैं, लेकिन एंटोनियो अभी भी उदास है। लोरेंजो और ग्रेसियानो ये दोनों भी निकल जाते हैं
इन दोनों को अकेला छोड़कर, दोनों क्लोज फ्रेंड को अकेला छोड़कर सीन से निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले ग्रेशियानो एक लंबी सी स्पीच देता है कि मैं अगर जीवन में हूँ तो मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं मुर्दों की तरह बुत बनकर बैठना नहीं चाहता, जैसे कि हमारे पूर्वजों की तस्वीर होती है, वो जिंदा नहीं, वो मर चुके हैं, कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मैं खुशी के साथ जीवन जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि दर्द से मेरी आह निकले, मैं चाहता हूँ शराब की गर्मी से मेरा लीवर गर्म रहे। मैं नहीं चाहता कि मैं पत्थरों की तरह बनकर रहूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि खुशी से जीवन बिताऊँ। तो ये खुशी के बारे में या जीवन शैली के बारे में कुछ बातें बोलकर ग्रेशियानो चला जाता है, लोरेंजो भी उसके साथ चला जाता है। इनके जाने के बाद एंटोनियो ने कहा कि आपका जो ये फ्रेंड है, कौन, ग्रेशियानो, कि ये इतनी लंबी स्पीच बोलकर गया है, तो क्या इसमें कोई लॉजिक भी है? बसानियो बताता है एंटोनियो से कि इसकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होता, बल्कि इसकी बातों में लॉजिक होता है तो नाम मात्र होता है। कैसे? ऐसे कि जैसे कि भूसे का ढेर हो, जिसे आप हरियाणवी में तूड़ी भी कहते हो, कि उसमें गेहूं के 2 दाने गुम हो जाएं और आपको कह दिया जाए कि उन 2 दानों को ढूंढ लिया जाए, सर्च किया जाए इस तूड़ी के ढेर में से। आप पूरे दिन की मेहनत को इन्वेस्ट करके उन 2 दानों को सर्च कर लेते हो। जब वो 2 दाने मिल जाते हैं तो पता चलता है उन जो 2 दानों को ढूंढ रहे थे, उन दानों को तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं थी। कहने का मतलब वो 2 दाने भी ढूंढने के लायक नहीं थे, उनकी क्वालिटी बिल्कुल लो थी, वो अच्छी क्वालिटी के दाने भी नहीं थे। ऐसे ही ग्रेशियानो की बातों में लॉजिक होता है। ये सारा दिन बकवास करता है, इसकी सारी बातें जैसे कि तूड़ी का ढेर हो, और इसकी बातों में लॉजिक जैसे कि वो गेहूं के 2 दाने, नाम मात्र लॉजिक पूरे दिन की बकवास में से। और जब कोई आदमी मेहनत करके इसकी बातों में से लॉजिक, तर्कशील बातों को निकाल ले, तब पता चलता है कि वो बातें भी सुनने के लायक नहीं थी। ये बातें करने के बाद दोनों पात्र आपस में बात करते हैं और एंटोनियो बसानियो से पूछता है, बसानियो, एक बार आपने किसी लड़की का जिक्र किया था और ये कहा था कि आज के दिन मैं आपको उस लड़की के बारे में बताऊंगा, और आज वो दिन आ गया है जो आपने डेट मुकर्रर की थी, आज वो तारीख आ गई है, इसलिए आप मुझे उस लड़की के बारे में बताओ। आप किसी लड़की के बारे में बात करने वाले थे। तो फिर बसानियो अपनी कहानी शुरू करता है दाएं बाएं से। वो डायरेक्ट उस लड़की के बारे में बात नहीं करता, दाएं बाएं की बातें करता है कि देखो, आप तो जानते हो कि मेरे ऊपर कर्ज है, मैं लोगों का कर्जदार हूँ, मुझे लोगों के पैसे देने हैं, और सबसे ज़्यादा पैसे तो आपके ही देने हैं, सबसे ज़्यादा पैसे आपके ही देने हैं एंटोनियो, और आप मुझे प्यार भी बहुत करते हो। मेरे माइंड में एक प्लान है, अगर आप कहो तो मैं उस प्लान को आपको समझा दूं कि कैसे फ्यूचर में मैं आपके जो पैसे देने हैं, लोगों के जो पैसे देने हैं, उस कर्ज से मुक्त हो सकता हूं। मेरा प्लान क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो फिर उसको दूसरा एग्जाम्पल देकर समझाता है। देखो एंटोनियो, बसानियो समझा रहा है एंटोनियो को, अपने प्यारे दोस्त को, कि जब हम स्कूल के दिनों में थे तब हम तीरंदाजी खेलते थे। बाय चांस हमसे कोई तीर गुम हो जाया करता था, तीर छोड़ दिया और वो गुम हो गया, तो हम उस तीर को सर्च करने के लिए उसी की दिशा में, उसी की ऊंचाई में, उसी की ताकत के अनुसार हम दूसरा तीर छोड़ते थे, और जहाँ पर दूसरा तीर जाता था उसी के आसपास हमें पहले वाला तीर भी मिल जाता था। यानी कि पहले जो तीर छोड़ा वो गुम हो गया, उसी की दिशा में दूसरा तीर छोड़ दिया, और इस तरह से हम दोनों तीर ढूंढ लिया करते थे। कभी कभी हो जाता था दोनों तीर गुम भी हो जाते थे, लेकिन मोस्टली हम दोनों तीर ढूंढ लिया करते थे। तो अब इस प्लान के बारे में ये बातें और नज़दीक लेकर आता है। बीच में एंटोनियो बोलता है, देखो, मुझे आप पर भी यकीन है और आपको मुझ पर भी यकीन होना चाहिए, मुझ पर शक मत करो। जो भी आपका प्लान है वो मुझे आप बता सकते हो, और अगर आपका प्लान सॉलिड निकलता है, उसमें कुछ दम निकलता है, तार्किक बातें निकलती हैं, तो मैं भी और मेरी सारी प्रॉपर्टी आपके प्लान को सफल करने के लिए हम तैयार हैं। तो फिर वह बताता है कि बेलमोंट शहर में एक पोर्शिया नाम की लड़की है और उसके पिताजी की डेथ हो चुकी है। पोर्शिया नाम की जो बेलमोंट शहर की लड़की है वो बहुत अमीर है और वह बहुत खूबसूरत भी है। बसानियो उससे शादी करना चाहता है,
इसलिए इसका ये प्लान है कि मैं पोर्शिया से शादी कर लूँ और इसकी सारी प्रॉपर्टी पर मेरा हक होगा, और फिर मैं इस प्रॉपर्टी में से जितने भी मुझे लोगों के पैसे देने हैं उस कर्ज को मैं चुकता कर पाऊँगा। ये प्लान अब एंटोनियो को समझाता है बसानियो कि ऐसे ऐसे बेलमोंट शहर में पोर्शिया नाम की लड़की है, जवान है, खूबसूरत है, सुंदर है, बहुत अमीर है। उसके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, उसका कोई भाई, कोई बहन, कोई रिलेटिव्स नहीं है, इसलिए सारी प्रॉपर्टी की वो अकेली उत्तराधिकारी है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मेरा मन कहता है कि मैं उससे शादी करने में ज़रूर सफल होकर आऊँगा। अगर मैं सफल होता हूँ, शादी कर लेता हूँ, वो मुझसे शादी कर लेती है तो सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी और आपके सारे पैसे मैं वापस कर पाऊँगा। और साथ में ये बताता है बसानियो कि ऐसा नहीं है एंटोनियो, सिर्फ मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पोर्शिया तो बहुत सुंदर है और जवान है और अमीर है, इसलिए दुनिया के हर कोने से खूबसूरत या जवान लड़के उससे शादी करने के लिए उसके घर आते जाते रहते हैं। लेकिन वहाँ कुछ शर्त है, कुछ गेम है, उसको फॉलो करना पड़ता है और मेरा मन कहता है कि मैं पोर्शिया को पाने में, पोर्शिया का हाथ जीतने में ज़रूर सफल होकर आऊँगा। लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं एंटोनियो कि मैं बेलमोंट शहर चला जाऊं। इसलिए मुझे लगभग 3000 ड्यूकेट्स, जैसे अपने यहाँ रुपए हम बोलते हैं, अपनी करेंसी है, तो उनकी करेंसी में ड्यूकेट्स है, तो 3000 ड्यूकेट्स मुझे अगर आप दे दो एंटोनियो तो मैं बेलमोंट जाऊंगा, पोर्शिया से शादी करूंगा और फिर आपके पहले वाले भी और ये 3000 जो अब लूँगा ये पैसे भी आपके वापस कर दूंगा। यहीं से ये सीन ख़त्म होता है। इसके बाद सीन सेट किया जाता है बेलमोंट शहर में। जो एक्ट 1 और सीन 1 की समरी यही है। तो हम अब इसके टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। एंटर एंटोनियो, सैलेरिनो एंड सोलेनियो। स्टेज पर 3 कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, एंटोनियो, सैलेरिनो एंड सोलेनियो। सबसे फर्स्ट डायलॉग एंटोनियो का है। एंटोनियो के इस डायलॉग से पहले एक डायलॉग ज़रूर और चला होगा नाटक में, बट वो आपके टेक्स्ट में शामिल नहीं है। एंटोनियो से किसी ने पूछा है, वो सैलेरिनो ने पूछा है या सोलेनियो ने, और जो पूछा है वो क्वेश्चन ये था कि वाई आर यू सो सैड एंटोनियो, आप इतने उदास क्यों हो। अब इस क्वेश्चन के आंसर में एंटोनियो जवाब देता है। एंटोनियो आंसर्स, इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड। कि कसम से, इन सूथ का मतलब कसम से, जैसे हम बोलते हैं बाई गॉड, इंडीड, कि बाई गॉड कसम से, आई नो नॉट मैं नहीं जानता, वाई आई एम सो सैड मैं इतना उदास क्यों हूँ। इट वेरीज मी, इस उदासी ने मुझे परेशान कर दिया। इट वेरीज मी, इस उदासी ने मुझे परेशान कर दिया, या यूँ कहिए मुझे उदासी का कारण पता नहीं है, मैं सोच रहा हूँ मैं उदास क्यों हूँ, इस बात ने मुझे परेशान कर दिया। यू से इट वेरीज यू, और आप कह रहे हो आपको भी इस चीज़ ने परेशान कर दिया। बट नाउ आई कॉट इट हाउ, बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाई इट। लेकिन मैं इसके संपर्क में कैसे आया, ये उदासी मुझे कहाँ मिली, मैं इसके पास से कब गुजरा, या इससे मेरा आमना सामना कब हुआ। वट स्टफ़ इट इज़ मेड ऑफ, किस बकवास की चीज़ों से यह उदासी बनी हुई है। वट स्टफ़, किस प्रकार की बकवास की चीज़ें, इट इज़ मेड ऑफ, यह बनी हुई है, किस प्रकार की बेकार की चीज़ों से यह उदासी बनी हुई है। वेयर ऑफ इट इज़ बॉर्न, कहाँ से इसका जन्म हुआ है। आई एम टू लर्न, इसका मतलब है आई हैव टू लर्न, मुझे भी ये बातें जाननी है कि मेरे जीवन में उदासी कहाँ से आई, किस प्रकार की बकवास की चीज़ों से ये उदासी बनी हुई है, कहाँ से इस उदासी का जन्म हुआ है। आई एम टू लर्न, आई हैव टू लर्न, आई वॉन्ट टू नो, मैं भी जानना चाहता हूँ। एंड सच ए वॉन्ट विट सैडनेस मेक्स ऑफ मी, सच ए वॉन्ट विट का मतलब है मंद बुद्धि या बुद्धि को कमज़ोर कर देना, पागल कर देना या उलझन में डाल देना। सैडनेस यहाँ पर सब्जेक्ट है। यहाँ पर मैं आपको इस सेंटेंस को थोड़ा सा ग्रामेटिकली सेट करके रीड करता हूँ आपके लिए। सेंटेंस एक्चुअल में तो ये है, एंड सच ए वॉन्ट विट सैडनेस मेक्स ऑफ मी, सैडनेस सब्जेक्ट बनाइए, सैडनेस मेक्स ऑफ मी सच ए वॉन्ट विट, उदासी ने मुझे इतना मंद बुद्धि बना दिया है। सैडनेस मेक्स ऑफ मी, उदासी ने मुझे बना दिया है, क्या बना दिया है, सच ए वॉन्ट विट, इतना मंद बुद्धि, यानी कि मेरे दिमाग को इतना ख़राब कर दिया है इस उदासी ने, दैट की,
कितना कर दिया है, दैट कि आई हैव मच अडू टू नो माई सेल्फ, मुझे खुद को जानने के लिए भी बहुत प्रयास, बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। आई हैव मच अडू टू नो माई सेल्फ, टू नो माई सेल्फ का मतलब खुद को जानने के लिए, अडू का मतलब यहाँ पर कह सकते हो आई हैव मच अडू, बहुत कठिन प्रयास करना, मुझे खुद को जानने के लिए भी बहुत कठिन प्रयास करना पड़ेगा। एंटोनियो के इस जवाब के बाद सलैरिनो का डायलॉग है, योर माइंड इज़ टॉसिंग ऑन दी ओशियन। सलैरिनो ने सुझाव दिया या अपनी इमेजिनेशन पावर का प्रयोग किया कि आप उदास क्यों हो। एंटोनियो से कहा, योर माइंड इज़ टॉसिंग ऑन दी ओशियन, आपका माइंड समुद्र में उछल रहा है। यहाँ पर समुद्र में उछलने का मतलब क्या है, जहाँ पर आपके जहाज़ हैं समुद्र में, आपका जहाज़ सामान लेकर आ रहे हैं, तो आपका ध्यान आपके जहाज़ों में है। जैसे लहराते हुए जहाज़ समुद्र में चल रहे हैं, तो आपका माइंड भी वहीं गया हुआ है। योर माइंड इज़ टॉसिंग ऑन दी ओशियन, आपका दिमाग, आपका ध्यान समुद्र में उछल रहा है, जहाज़ों की तरफ आपका ध्यान है। देयर, वहाँ, वेयर, जहाँ, योर आर्गोसिस विद पोर्टली सेल, आपके बड़े मालवाहक या फिर कह सकते हो बड़े समुद्री जहाज़, आर्गोसिस जिन समुद्री जहाज़ों में सामान ढोया जाता है। वेयर योर आर्गोसिस विद पोर्टली सेल, पोर्टली सेल का मतलब फूली हुई पाल, सेल का मतलब है पाल, पोर्टली का मतलब जिसमें हवा भरी हो, जैसे कि गुब्बारे को आप फुला देते हो, अगर उसमें से हवा निकल जाए वो फूला हुआ नहीं है, तो यहाँ पर फूला हुआ जिसमें हवा का प्रेशर हो। देयर वेयर योर आर्गोसिस विद पोर्टली सेल, जहाँ पर आपके बड़े जहाज फूली हुई पाल के साथ, फूली हुई पाल के साथ, लाइक सीनियर एंड रिच बर्गर ऑन द फ्लड, ऑन द फ्लड का मतलब है समुद्री पानी के ऊपर, जहाँ पर आपके जहाज़ फूली हुई पाल के साथ समुद्र में या समुद्री पानी के ऊपर जेंटलमैन की तरह, बहुत अच्छे नागरिक की तरह, अमीर लोगों की तरह, शाही लोगों की तरह, और एज इट व द पेजेंट ऑफ द सी, या फिर ऐसे लगते हों चलते हुए जैसे कि समुद्र में वो कोई झांकी निकाल रहे हों। एज इट वर, जैसे कि हों, द पेजेंट, पेजेंट का मतलब है प्रदर्शन करना, शो करना, परफॉर्मेंस देना। द पेजेंट्स ऑफ द सी, जैसे कि वो समुद्र में कोई झांकी निकाल रहे हो, जहां आपके जहाज़ फूली हुई पाल के साथ, शान और शौकत के साथ, बिल्कुल जेंटलमैन की तरह क्या कर रहे हैं, डू ओवर पियर, यहाँ से सेंटेंस जोड़िए, योर आर्गोसीज, ये सब्जेक्ट है, सेंटेंस यहाँ लेकर आइए डायरेक्ट, योर आर्गोसीज डू ओवर पियर दी पेटी ट्रैफिकर्स, आपके बड़े समुद्री जहाज़ फूली हुई पाल के साथ, बड़ी शान और शौकत के साथ चलते हुए, डू ओवर पियर दी पेटी ट्रैफिकर्स, पेटी ट्रैफिकर्स का मतलब है छोटे जहाज़, छोटी छोटी कश्तियाँ या छोटे आकार के जहाज़। डू ओवर पियर, ऊपर से झांकते हैं, आपके जहाज़ बड़े लंबे चौड़े ऊंचे हैं, तो आपके बड़े जहाज़ छोटे जहाज़ों की तरफ ऊपर से झांकते हैं। दैट कर्टसी टू देम, दैट का मतलब है वो छोटे जहाज़, दैट कर्टसी टू देम, और वो छोटे जहाज़ उनको, आपके बड़े जहाज़ों को सलाम करते हैं। डू देम रेवरेंस, उनका सम्मान करते हैं। कब करते हैं, एज का मतलब है यहाँ पर व्हेन दे फ्लाई, दे यहाँ पर है एंटोनियो के बड़े जहाज़, व्हेन दे फ्लाई बाई देम का मतलब उनके समीप से, देम यहाँ पर किसके लिए आया है, देम आया है यहाँ पर छोटे जहाज़ों के लिए। व्हेन योर आर्गोसीज फ्लाई बाई पेटी ट्रैफिकर्स विद देयर वूवन विंग्स, जब आपके बड़े जहाज़ छोटे जहाज़ों से के पास से अपनी बुनी हुई पंखों के द्वारा उड़कर आगे निकलते हैं। जहाज़ उड़ते तो नहीं है समुद्री जहाज़, यहाँ पर है तेज़ गति से चलना, उड़ने का मतलब तेज़ गति से जब छोटे जहाज़ों को पछाड़ते हैं, पीछे छोड़ते हैं। वूवन विंग्स पाल को ही बोला गया है, जो कपड़ा जहाज़ पर जहाज़ को गति देने के लिए बांध दिया जाता है, उसको यहाँ पर वूवन विंग्स बोला है। नेक्स्ट डायलॉग है सोलेनियो का, बिलीव मी सर, मेरा यकीन कीजिए सर। सोलेनियो ने अपना तर्क दिया है यहाँ पर एंटोनियो की उदासी के लिए। जब सोलेनियो ने कहा आपका ध्यान समुद्री जहाज़ों पर है, बिजनेस को लेकर आप चिंतित हो, तो सोलेनियो ने इसी बात को और आगे बढ़ाया है कि हाँ सच में आप इसी लिए उदास हो सकते हो। बिलीव मी सर, यकीन करो सर मेरा, हैड आई सच वेंचर फोर्थ, अगर मैंने भी आपकी तरह बिजनेस में इस तरह से पैसे इन्वेस्ट किए होते। हैड आई सच वेंचर फोर्थ, वेंचर का मतलब यहाँ पर रिस्क लेना, रिस्क कैसा, बिजनेस में इन्वेस्ट करना। हैड आई सच वेंचर फोर्थ, मैंने भी बिजनेस में फ्यूचर के लिए रिस्क लिया होता। द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन, बेटर पार्ट का मतलब है अच्छा हिस्सा,
ऑफ माई अफेक्शन, ऑफ माई अफेक्शन का मतलब है मेरी बुद्धि, मेरा ध्यान। मेरी बुद्धि का अच्छा हिस्सा यानी कि मेरा अच्छा खासा ध्यान वुड बी होता विद माई होप्स एब्रोड, मेरी उम्मीदों के साथ जो मैंने विदेशों से लगाई थी। विदेशों से कैसे लगाई थी कि अगर मेरे जहाज़ विदेशों में सामान लेने के लिए जाते, मेरी उम्मीदें वहाँ पर जुड़ती विदेशों में, तो मेरी भी उम्मीदें वहाँ पर जुड़ जाती, तो मेरा भी अच्छा खासा ध्यान यानी कि मेरी मुख्य चिंता मेरे समुद्री जहाज़ों को लेकर, मेरे सामान को लेकर ही होती। आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड। आई शुड बी स्टिल, मैं भी, अभी भी, आई शुड बी स्टिल प्लकिंग, मैं भी घास के तिनकों को तोड़ रहा होता। आई शुड बी स्टिल प्लकिंग दी ग्रास, घास के तिनकों को तोड़ रहा होता। आई शुड बी स्टिल प्लकिंग दी ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड, मैं भी घास के तिनकों को तोड़ रहा होता, हवा में उछाल कर ये चेक कर रहा होता कि हवा किस दिशा से किस दिशा की ओर बह रही है। यहाँ पर प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड, इसका मीनिंग ये है घास के तिनके को तोड़कर हवा में उछाल दिया जाए। जिस तरफ की हवा होगी तो हवा उस तिनके को अपने साथ बह कर ले जाएगी, तो पता चल जाएगा हवा किस दिशा की ओर चल रही है। पीरिंग इन मैप्स फॉर पोर्ट्स एंड पियर्स एंड रोड्स, मैं भी नक्शों में झांक कर अपने जहाज़ों के लिए सुरक्षित बंदरगाह या सुरक्षित सामान लादने के लिए, उतारने के लिए स्थान और सुरक्षित ज़मीनी रास्ता कौन सा रहेगा, मैं भी ये चेक कर रहा होता। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर, और दुनिया की हर वो वस्तु, कौन सी वस्तु, जो, दैट जो, माइट मेक मी फियर, जो मेरे मन में डर पैदा कर सकती थी। डर कैसा, मिस फॉर्चून टू माई वेंचर्स, आउट ऑफ डाउट, निसंदेह, वुड मेक मी सैड, मुझे उदास कर देती। ये लाइन रहेगी बीच में। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिस फॉर्चून टू माई वेंचर, यहाँ पर माई वेंचर का मतलब है मेरा बिजनेस, मिस फॉर्चून दुर्घटना करना। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिस फॉर्चून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड, कि दुनिया की हर वो वस्तु जो मेरे मन में डर पैदा कर देती कि वो मेरे बिजनेस में नुकसान कर सकती है, हर वो वस्तु आउट ऑफ डाउट, निसंदेह, वुड मेक मी सैड, एवरी ऑब्जेक्ट वुड मेक मी सैड, यहाँ से जुड़िए आप लाइन को, एवरी ऑब्जेक्ट वुड मेक मी सैड, मुझे 100% वह उदास कर देती। कौन सी वस्तु, दैट माइट मेक मी फियर, जो मेरे मन में डर पैदा करती। डर कैसा, मिस फॉर्चून टू माई वेंचर, मेरे बिजनेस में नुकसान करने का अगर किसी वस्तु को लेकर मेरे मन में डर पैदा होता तो वह वस्तु मुझे आउट ऑफ डाउट, निसंदेह, उदास कर देती।